मेरा नाम सुहानी है। मैं सांवले रंग की साधारण सी लड़की हूँ। मेरे पिता का खुद का व्यापार था और व्यापारी वर्ग में उनकी विशेष धाक थी। उनके व्यापारी संस्कार लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में न थे, पर मेरी जिद और योग्यता के कारण मुझे कॉलेज भेजा था। अब जल्दी से जल्दी मेरी शादी करके निवृत्त हो जाना चाहते थे। अच्छा घराना और वर्षों से जमी प्रतिष्ठा के कारण मेरा साधारण रंगरूप होने के बावजूद अच्छा वर और समृद्ध घर मिलने में कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। पंकज मेरे पिता के बचपन के सहपाठी और अच्छे दोस्त भी थे। दोस्ती को संबंध में परिवर्तित करके दोनों ही प्रसन्न थे। पंकज कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे तथा घर में उनका रोबदाब था। वह लड़का लड़की को आपस में देखने दिखाने तथा शादी से पूर्व किसी तरह की छूट देने के सख्त खिलाफ थे। विनय सुंदर, आकर्षक और सुशिक्षित नौजवान था। फिर बीटेक की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तो वह मेरे पिता की नज़रों में और भी चढ़ गया टीवी था। ऐसा सुदर्शन दामाद पाकर मेरे पिता फूले नहीं समा रहे थे। विनय को भी पूरा विश्वास था कि उसके पिता जो भी निर्णय लेंगे उसके हित में ही लेंगे। पर सुहागरात को मुझको देखते ही उसकी सारी रंगीन कल्पनाएं धराशायी हो गईं। वह चाहकर भी प्यार प्रदर्शित करने का नाटक नहीं कर सका। बाबूजी के प्रति मन में बेहद कटुता घुल गई और बिना कुछ कहे एक और मुंह फेरकर नाराज सा सो गया। पैसे वाले प्रतिष्ठित व्यापारियों का समझौता बेमेल वर वधू में सामंजस्य स्थापित नहीं करा पाया था। मैं धकते दिल से पति की खामोशी के टूटने का इंतजार करती रही। सब कुछ जानते हुए इच्छा हुई थी कि विजय की नाराजगी का कारण पूछूं, माफी भी मांगूं, पर विनय के आकर्षक व्यक्तित्व से सहमी मैं कुछ नहीं बोल पाई थी। आखिर घुटनों में सिर रखकर मैं तब तक आंसू बहाती रही थी जब तक नींद न आ गई थी। इसी तरह दिन बीतते गए और मुझको पति का प्यार ना मिला। एक दिन विनय के जाते ही मैं कमरे में आ गई और तकिए में मुंह गड़ाकर थकी सी लेट गई। विनय के व्यवहार से मन का हर कोना कड़वाहट से भर गया था। जितनी बार मैंने विनय से जुड़ने का प्रयत्न किया था उतनी बार विनय ने मुझे बेदर्दी से झटक डाला था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में यह मोड़ भी आ सकता है। शादी के 2 सालों में किस तरह विनय छोटी छोटी बातों से भी दिल दुखाते रहे हैं। कभी कभार अच्छे मूड में होते हैं तो 2-4 औपचारिक बातें कर लेते हैं, वरना मेरे बाहुपाश को बेदर्दी से झटक कर करवट बदल लेते हैं। अब तक एक बार भी तो संपूर्ण रूप से वह मेरे प्रति समर्पित नहीं हो पाए हैं। आखिर क्या गलती की है मैंने? शिकायत तो उन्हें अपने पिताजी से होनी चाहिए थी। क्यों उनके निर्णय को आंख मूंद कर सर्वोपरि मान लिया? यदि मैं पसंद नहीं थी तो शादी करने की कोई मजबूरी तो नहीं थी। इस तरह घुट-घुट कर जीने के लिए मजबूर करके वह मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? बहुत से प्रश्न मन को उद्वेलित कर रहे थे, पर विनय से कहने का कभी साहस ही नहीं कर सकी थी। एक दिन मैंने अपने भाई बहन के साथ पिकनिक के लिए कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया था। बड़े ही अपनत्व से सुबह विनय से बोली, आज रविवार है, मैंने रीमा और अंकुश को बुलाया है। सब मिलकर कहीं पिकनिक पर चलते हैं। आज ही क्यों, फिर कभी सही, बेमन से विनय बोला। पर आज आपको क्या काम है? मेरे लिए न सही उनके लिए ही सही। अगर आप नहीं चलेंगे तो वे क्या सोचेंगे? मैंने उनसे पिकनिक पर चलने का कार्यक्रम भी तय कर रखा है। मैंने बुझे मन से आग्रह किया। जब तुम्हारे सारे कार्यक्रम तय ही थे तो फिर मेरी क्या जरूरत पड़ गई? तुम चली जाओ, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। मैं घर पर गाड़ी भी छोड़ दूंगा, कहकर विनय ने मुंह फेर लिया। मुझे बेहद ठेस पहुंची। पहली बार मैंने खुद से कोई कार्यक्रम बनाया था और विनय ने बात को इस कदर उल्टा ले लिया। न तो मैं कोई कार्यक्रम बनाती और न ही यह स्थिति आती। मैंने उसी समय अंकुश को फोन करके कह दिया, तेरे जीजाजी को कोई जरूरी काम है, इसलिए फिर कभी चलेंगे। मन बहुत खराब हो गया था। फिर किसी भी काम में जी नहीं लगा। बार बार अपनी स्थिति को याद करके मैं आंखें भरती रहीं। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने किसी शौक में विनय को भी शामिल करने की सोच सकूं? आज मैं विनय से अवश्य कहूंगी कि क्यों वह मुझसे इस कदर घृणा करते हैं और मेरे साथ कहीं भी जाना पसंद नहीं करते। शाम उतरने लगी थी।
लंबी परछाइयां दरवाजों में से रेंगने लगी तो मैं धीमे कदमों से रसोई में आकर खाना बनाने में जुट गई। हाथों के साथ साथ विचार भी तेज गति से दौड़ने लगे। रोज की यह बंधी बंधाई जिंदगी, जिसमें जीवन की जरा भी हसरत नहीं थी। बस भावहीनता, मशीनी मानव की तरह से एक के बाद एक काम निपटाते रहो। कितनी महत्वहीन और नीरस है यह जिंदगी। सास ससुर खाना खा चुके थे। विनय अभी तक नहीं आया था। मैं बचा खाना ढककर मन बहलाने के लिए टीवी के आगे बैठ गई। तभी विनय आया और जूते खोलकर सोफे पर लेट सा गया। बड़ी देर कर दी, चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। बहू इंतजार कर रही है तेरा, माँ ने कहा। बचपन का एक दोस्त मिल गया था, इसलिए कुछ देर हो गई। वह खाना खाने का बहुत आग्रह करने लगा, इसलिए घर खाना खा लिया था, विनय ने लापरवाही से कहा। मैं अनमनी सी उठी और थोड़ा बहुत खाकर बाकी नौकर को देकर अपने कमरे में आ गई। विनय जैसे आदमी को कुछ भी कहना व्यर्थ होगा। यदि मन की भड़ास निकाल ही देगी तो भी क्या ये दरारें पाटी जा सकेंगी? कहीं विनय मुझसे और ज्यादा दूर न हो जाए। नहीं, मैं कभी भी अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करूंगी। आखिर कभी न कभी तो मेरे अच्छे बर्ताव से विनय पिघलेंगे ही। मन को तसल्ली देती मैं सोने का प्रयत्न करने लगी। सुबह का सुखद वातावरण। सुबह बिस्तर से उठकर बेतरतीब कपड़ों को ठीक करती मैं सोचने लगी, कितनी सुखी होती हैं वे लड़कियां जो देर सुबह तक अलसाई सी पति की बाहों में पड़ी रहती हैं। मैं कमरे के दरवाज़ा धीरे से खोलकर रसोई में आ गई। मैंने घर की सारी जिम्मेदारियों को स्वेच्छा से ओढ़ लिया था। मुझे इसमें संतोष महसूस होता था। मैं सास ससुर की हर जरूरत का ख्याल रखती थी, इसलिए थोड़े से समय में ही मैंने दोनों का दिल जीत लिया था। सुबह के 8 बज गए थे। विनय अभी सो रहे थे। मैंने उनके पास जाकर बोली, सुनिए जी, अब उठ जाइए। 8 बज रहे हैं, मैंने हौले से विजय की बांह पर हाथ रखकर कहा। चाहकर भी मैं रजाई में ठंडे हाथ डालकर अधिकारपूर्वक छेड़ते हुए नहीं कह सकी कि उठिए, वरना ठंडे हाथ लगा दूंगी। बिना कोई प्रतिकार किए विनय उठ गया तो मैंने स्नान घर में पहनने के कपड़े टांग दिए और शेविंग का सामान श्रृंगार मेज पर लगाने लगी। जरूरी कामों को निपटाकर विनय दाढ़ी बनाने लगा। मैं वहीं खड़ी रही, शायद किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। जरा तौलिया देना, तो विनय ने कहा। मैंने चुपचाप अलमारी में से तौलिया निकालकर उन्हें थमा दिया। विनय मुंह पोंछने लगा। अचानक ही मेरी निगाह विनय के चेहरे पर बने हल्के हल्के से सफ़ेद दागों पर अटक गई। मुंह से खुद ब खुद निकल गया, आपके चेहरे पर ये दाग पहले तो नहीं थे। ऐसे ही कई बार सर्दी के कारण हो जाते हैं, बचपन से ही होते आए हैं, विजय ने लापरवाही से कहा। फिर भी डॉक्टर से राय लेने में हर्ज ही क्या है? तुम बेवजह वहम मत किया करो, हमेशा अपने आप मिटते रहे हैं, कहकर विनय जय स्नानघर में घुस गया तो मैं भी बात को वहीं छोड़कर रसोई में आ गई और नाश्ते की तैयारी में लग गई। पर इस बार विनय के चेहरे के वे दाग ठीक नहीं हुए थे। धीरे धीरे इतने गहरे होते गए थे कि चेहरे का आकर्षण नष्ट होने लगा था। विनय पहले जितना लापरवाह था, अब उतना ही चिंतित रहने लगा। इस स्थिति में मैं बराबर हिम्मत और साथ देती और डॉक्टरों की बताई तरह तरह की दवाइयाँ ठीक समय पर देती रही। अब विनय मुझसे चिड़ा नहीं रहता था, अधिकतर किसी सोच में डूबा रहता था, पर मैं जो भी पूछती शांति से उसका जवाब देता था। मुझको न जाने क्यों इस आकस्मिक परिवर्तन से डर लगने लगा था। एक दिन मैं घर का सारा काम खत्म करके आकर बिस्तर पर लेट गई। तभी विनय ने बत्ती बंद कर दी और स्नेह से मुझे बाहों में कस लिया और मीठे स्वर में बोला, सच बताओ सुहानी, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती? उस स्नेह स्पर्श और आवाज की मिठास से मेरा रोम रोम आनंद से तरंगित हो उठा था। पहली बार प्यार की स्निग्धता से परिचित हुई थी मैं। खुशी से अवरुद्ध कंठ से फुसफुसाई, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? अब तक बुरा बर्ताव जो करता रहा हूँ तुम्हारे साथ, पिताजी के प्रति जो आक्रोश था, उसको तुम पर निकालकर मैं संतोष महसूस करता रहा। सोचता था मेरे साथ धोखा हुआ और बेवजह ही इसके लिए मैं तुमको दोषी मानता रहा, पर तुम मेरे लिए हमेशा प्यार लुटाती रहीं। मैं मात्र दैहिक सौंदर्य की छलना में मन के सौंदर्य की छलना में मन के सौंदर्य से अनजान बना रहा।
अब मैं जान गया कि तुम्हारा मन कितना सुंदर और प्यार से लबालब है। मैं तुम्हें सिर्फ कांटों की चुभन ही देता रहा और तुम सहती रहीं। कैसे सहन किया तुमने मुझे। मैं अपनी इन भूलों के लिए माफ़ी मांगने लायक भी नहीं रहा। बस बस, आगे कुछ कहा तो मैं रो पड़गी। विनय के होंठों पर हथेली रखते हुए मैं बोली, मुझे पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन मुझे मेरी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। अब ऐसा विचार कभी न लाना कि मैं आपसे घृणा करती हूँ। मेरे मन में आपका प्यार पाने की तड़प जरूर थी, पर मैंने कभी भी अपने आप को आपके काबिल समझा ही नहीं। आज मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने सब कुछ पा लिया हो। सुहानी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। आज मैं अपने आप को कंगाल महसूस कर रहा हूँ। न तो मेरे पास सुंदर दिल है और न ही वह सुंदर देह रही जिस पर मुझे इतना घमंड था। विनय ने ठंडी सांस लेकर उदासी से कहा, जी छोटा क्यों करते हैं आप। हम इलाज की हर संभव कोशिश करेंगे। फिर भी ये सफ़ेद दाग ठीक नहीं हुए तो भी मुझे कोई गम नहीं। यह कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। प्यार इतना सती नहीं होता कि इन छोटी छोटी बातों से घृणा में बदल जाए। मैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी हूँ, मैंने कहा। विनय ने भावविह्वल होकर मुझे इस तरह अपनी बाहों में भर लिया मानो अचानक उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, पर मैं आज बहुत खुश थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।